यहाँ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लेखिका चित्रा बानर्जी दिवाकरुणी का विस्तृत हलंतुत हिंदी में सारांश प्रस्तुत है। कहानी का परिदृश्य। यह उपन्यास महाभारत की कथा को पुनर्लेखित करता है, लेकिन इसे पुरुषों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि द्रौपदी पांचाली की दृष्टि से सुनाया गया है। द्रौपदी एक प्रबल, होशियार, महत्वाकांक्षी स्त्रीनायक के रूप में उभरती है, जिसे पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में जीना है, अपनी इच्छाओं, चुनौतियों और भावनाओं के साथ। उपन्यास का शीर्षक इल्यूजन्स भ्रमों इस बात की ओर इशारा करता है कि शक्ति, वैभव, अधिकार, प्रतीक्षा, इन सब में कितनी उलझन, भ्रम और अस्थिरता होती है। प्रमुख घटनाएं एवं प्रवाह। जन्म और प्रारंभिक जीवन। तारांकन द्रौपदी का जन्म अग्नि से होता है। साथ में उसके भाई धृतराष्ट्रम्न और द्रौपदरुहितु आदि का उपन्यास में बताया गया है कि उसे वास्तविक शिक्षा का अवसर कम मिला क्योंकि समाज में उसका स्थान पहले पुरुषों का था। राजसभा में स्वयंवर होता है, जहां अनेक पात्र आते हैं। दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन आदि। द्रौपदी कर्ण को उसकी जातीय पृष्ठभूमि की वजह से नापसंद करती है और अंततः पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव में से अर्जुन का हाथ चुनती है। इंद्रप्रस्थ, भव्य महल और प्रारंभिक विजय। पांडवों को इंद्रप्रस्थ की राजधानी मिलती है। वहां हेतु वास्तुकार माया द्वारा एक अद्भुत पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बनाया जाता है। ये महल चकाचौंध एवं भ्रम से भरा है। इस महल की महानता इस रूप में दिखती है कि दुर्योधन एक बार उस महल में भ्रमित होकर पानी के तल में गिर जाता है, जिसे उसे शीशे जैसा लगा था। यह घटना पांडवों कौरवों के बीच तनाव को बढ़ाती है। जुए, अपमान और वनवास। युधिष्ठिर जुए में हार जाता है। राज, धन, महल और अंत द्रौपदी भी शर्त में लग जाती है। द्रौपदी का सामूहिक अपमान होता है जब सभा में उसे खींचा जाता है। पुरुषों का मौन रहता है। इस अपमान के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास देना पड़ता है। इस दौरान द्रौपदी अपने साहस, स्वाभिमान और बदले की चाह के बीच संघर्ष करती है। युद्ध और समाप्ति। वनवास की अवधि पूर्ण होने पर महाभारत का युद्ध आरंभ होता है। द्रौपदी के जीवन में यह क्षण बहुत निर्णायक है। उसके प्रिय संबंधी, मित्र और परिवारजन इस युद्ध में मारे जाते हैं। अंततः पांडव युद्ध जीतते हैं, लेकिन विजय के बाद भी उन्हें, विशेषकर द्रौपदी को, अंदरूनी क्षति और पीड़ा झेलनी पड़ती है। उनकी यात्रा शांति की ओर नहीं बल्कि आत्मचिंतन एवं अस्थिरता की ओर संकेत करती है। द्रौपदी का अंत। उपन्यास में यह दर्शाया गया है कि युद्ध के कई वर्ष बाद, जब कृष्ण का निर्वाण हो जाता है, पांडव और द्रौपदी अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी का अंत एक मजबूर निर्णय के रूप में दिखता है। वह अकेली नहीं बल्कि अपने विकल्पों और परिणामों के साथ खत्म होती है। प्रमुख विषय तथा चिंतन। नारीवाद, फेमिनिज्म और आवाज। द्रौपदी एक महिला के रूप में अपने अस्तित्व, अधिकार और पहचान की लड़ाई लड़ती है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचों में वह अपनी अलगमत स्वभाव और प्रश्नों के साथ खड़ी होती है। भ्रम और वास्तविकता। महल, राज्य, धन, शक्ति, इन सब का भ्रम और क्षणिकता उपन्यास का अहम संदेश है। जैसा कि शीर्षक संकेत करता है, बाहरी चमक के पीछे अंदरूनी अस्थिरता है। लिक्वमती। कर्तव्य, स्वचेतना और विकल्प। द्रौपदी का मार्ग सरल नहीं। उसके सामने शादी, धर्म, पत्नी पात्र, मातृत्व, राजश्री जैसी चुनौतियां आती हैं। उसे अपने विकल्पों के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अंतरंगता और पीड़ा। विजय के बावजूद, सपनों के बावजूद उसके जीवन में दर्द, असंतोष, खोने पाने का अनुभव मौजूद है। यह सिर्फ बाहरी कथा नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा भी है। मायावीता और प्रतीकवाद। महल, दृश्य, भ्रम, पानी, शीशे की घटना, ये सब प्रतीक है कि चाहे कितना भी वैभव हो, इंसानी भावनाएं, संबंध और क्षणिकताएं बदलती रहती है। समीक्षा, संदर्भ और पाठकीय संकेत। उपन्यास को पाठकों ने इसलिए सराहा है कि यह महाभारत को सिर्फ पुनःकथा नहीं बना रहा बल्कि द्रौपदी जैसी पात्र को अंदरूनी आवाज, दृष्टि और चुनौतियां दे रहा है। साथ ही कुछ पाठक इसे इतिहास कथा की तरह नहीं बल्कि एक काल्पनिक दृष्टिकोण, फिक्शनल रीइमेजिनिंग के रूप में देख रहे हैं। इसलिए इसे पवित्र ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि नया साहित्य रूप मानना उचित होगा। इस उपन्यास से यह सीख मिलती है कि भौतिक समृद्धि और राजसी शक्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं, चाहे कितनी भी शक्ति हो, अंदर से असंतोष या अप्राप्ति हो सकती है। यही कहानी भी कहती है।